गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर में जो कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर आज हम सोल्व करेंगे और इसमें समझेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, इसमें 2 पॉइंट्स बताए हैं इसने। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द from the pairs of following in the from the pairs of linear equation the following problems and find their solution graphically। इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, एल्जेब्रिकली शो करना है, फिर उसके बाद ग्राफिकली इनको दर्शाना है। जैसे भी पिछले क्वेश्चंस करे थे एक्सरसाइज 3.1 के, सेम उसी की तरह करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पढ़ लेते हैं। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। ओके, लेट सबसे पहले इसने लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। और अब मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। ओके, तो इसने टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट्स ने 10 बताए, 10th क्लास के स्टूडेंट 10 ने, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। इस तरह से ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमें मिल गई। ओके, सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में हमें बोला कि इसी के अंदर सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज से गर्ल्स कितनी है, 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स x इक्वल टू वाई प्लस 4। ओके, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ कम है तो बॉयज़ में 4 जोड़ेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट को लिखने पे x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। आज मैं इसमें इक्वेशन को पूरा सोल्व नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि सोल्व करना मैं उसमें सिखा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देखें, नहीं तो 9th क्लास में आपको काफ़ी ज़्यादा सिखाया गया इसके इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सही से लिखता हूँ। x इक्वल टू इधर जाएगा माइनस का वाई प्लस का 10 हो जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूँ, देखो y की वैल्यू अगर 5 लेता हूँ तो क्या होगा, माइनस का 5 प्लस का 10, माइनस का 5 और प्लस का 10 क्या होगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 हो गया। ओके, अब अगर मैं y की वैल्यू माइनस 6 लेता हूँ, यहाँ पे 6 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 6 प्लस का, तो कितना बचेगा 6, ये माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4। कितना बचेगा 4। तो ये इक्वेशन सोल्व हो गई। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इक्वेशन सेकंड में सेकंड इक्वेशन के लिए क्या लेने वाले हैं इसमें, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 ये दे रखा है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, y प्लस 4 इक्वल टू में हो जाएगा। फिर इसको एक्स वाई की वैल्यू में मानते हैं इसे एक्स वाई। ओके, यहाँ पे y की वैल्यू जो भी रखेंगे, पहले मैं y की जगह 0 रखता हूँ, x की जगह कितना आ जाएगा 4, फिर y की जगह 1 रखता हूँ और x की जगह कितना आ जाएगा 5। तो देखते दोनों इक्वेशन हमारे तैयार हो गए, पॉइंट्स भी यहाँ तैयार हो गए। अब इसको ग्राफिकली हमें शो करना है। कैसे शो करना है बेटा, ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, मैं इसका जल्दी से ग्राफ बनाता हूँ, सीधा मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ कैसे होगा। तो बेटा देखो, मैंने यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे बना लिया है और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब इन वैल्यूज़ को कैसे ग्राफ में रखते हैं वो मैं आपको यहाँ समझाकर तब उसकी लाइन ड्रॉ करूँगा। तो x की वैल्यू 5 और दोनों की वैल्यू 5 आ रही है, तो 5 यहाँ है और 5 ही यहाँ पर है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ लेकिन आपको लाइन नहीं खींचनी है क्योंकि ये वाली लाइन आपको ग्राफ के अंदर ऑलरेडी खींची मिलेंगी, ठीक है। तो ये 5 पे लग गया पॉइंट। ओके, फिर बोला 4 6, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 6, तो मतलब x की 4 और y की 6 है, मतलब एक पॉइंट और ऊपर। अभी यहाँ y नहीं यहाँ लेंगे, x का 4 है y की 6 वैल्यू है, तो x को 4 पे चलते हैं और y की 6 पे चलते हैं। y का 6, 4,6। ओके बेटा, ये लिख लिया, इसको ड्रॉ कर लेंगे लाइन को। ओके, उससे पहले अब इसके वाले ले लेते हैं। इसका 4 और 0, मतलब x की 4 है, y की कोई वैल्यू है ही नहीं। डन, 4 0। ओके, और x की कितनी 5 और y की कितनी 1, x की 5 y की 1, 5 1। अब मैं इसकी लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को क्या करती हैं, सब्ट्रैक्ट करती हैं, या यूँ कहो इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, इंटरसेक्ट।
तो आप देख सकते हैं पहले वाली इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, दूसरी वाली x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दोनों एक दूसरे को काट करें इंटरसेक्टिंग लाइन पे हैं। और कई बार पूछ लेता है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 7 पर, 7,3 पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी इनके बता सकते हो। इंटरसेक्ट को प्रतिच्छेद करना कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 1 के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट है सेकंड पार्ट की क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड पार्ट को मैं एक बार आपको यहाँ पढ़वा देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कोस्ट 50 एंड 7 पेंसिल 5 पेन्स टुगेदर कोस्ट 46, फाइंड द कोस्ट ऑफ पेंसिल एंड कोस्ट ऑफ 1 पेन। तो कोस्ट ऑफ पेंसिल लेट कोस्ट ऑफ पेंसिल x रुपए, ओके। फिर कोस्ट ऑफ पेन कितना है y रुपीज, ओके बेटा। कोस्ट ऑफ पेंसिल कोस्ट ऑफ पेन दोनों हमने ले लिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि जो क्वेश्चन है कोस्ट ऑफ पेंसिल कोस्ट ऑफ पेन का, उसमें 7 पेन्स और 5 पेंसिल, मतलब 5 पेंसिल 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना 50 रुपीज। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस में 7y माइनस का 50 इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट में कहा उसने 7 पेंसिल 5 पेन्स, तो 7x प्लस 5y कितने रुपए के हो गए, उसने कहा 46 रुपीज के, 46 रुपीज के। तो 7x प्लस 5y माइनस का 46 इक्वल टू 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इनकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना लेते हैं। पहले फर्स्ट वाले उसके xy, फर्स्ट वाली कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 7y माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें वैल्यू आपको रखनी है, देखो कितनी वैल्यू रखनी है और कैसे इसको सोल्व करना है। तो जो 5 वाला है पहले उसे यहीं रहने दो, 5x को यहीं रहने दिया, ये दोनों उधर जाएंगे, माइनस का 7y हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा, और जो इसके 7 का 5 हो इसके बटे में आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे आप y की वैल्यू क्या रखोगे, 7 पंजे 35 रखोगे, 7 पंजे 35 रखोगे तो कितना हो जाएगा 5, y की वैल्यू 5 रखोगे, y की वैल्यू कितनी 5, तो 7 पंजे 35 कितना बचेगा 15 बचने का मतलब 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 15, तो y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 3 आ जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको यहाँ देख सकते हो कि 7 माइनस 7 की मल्टीप्लाई 5, 7 5 35 प्लस का 50 अपॉन में 5, तो कितना बचेगा 15 अपॉन में 5, 3 जा 15, ओके, कितना 3 आ गया। अच्छा, दूसरे अगर y की वैल्यू, अब ऐसी वैल्यू आपको चूज करनी है जो ऐसी डिजिट आती हो, तो 7 7 49 नहीं, ज़्यादा हो जाएगी, 7 पंजे 35 भी ज़्यादा होगी, 7 चौक 28 लेते हैं तो कितना बचता है। अब की बार हम y की जगह 4 ले लेते हैं, तो देखो कितना 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस का 28 और प्लस का 50 बट्टे में 5, तो कितना बचेगा आप देखो, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, 22 आ गया। 22 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 चौक 4.4, ओके बेटा। अभी 4.4 को कैसे ड्रॉ करना है, 4.5 को कैसे ड्रॉ करना है, वो आप जब ग्राफ तैयार करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं जब ड्रॉ करूंगा तब उसमें बता दूंगा। अभी सेकंड इक्वेशन लेते हैं 7x प्लस 5y माइनस 46, क्या बोला 7x प्लस 5y और माइनस का 46 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर क्या है जो वैल्यू हमें लेनी है, तो इसको हमने सही से लिख लेते हैं। 5y को अब इस बार यहाँ लिखेंगे और माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 46 हो जाएगा। अच्छा, अपॉन में ये जो 5 है ये आ जाएगा, y इक्वल टू 7x माइनस का प्लस का 46 अपॉन में 5, ओके। अब यहाँ पे मैं वो बना लेता हूँ टेबल x y। अब आगे आपको सोल्व कैसे करना है, देखो यहाँ फिर वही यहाँ पे वैल्यू आपको ऐसे 7 से 21 ले लेते हैं, इस बार x की जगह 3 ले लेते हैं। x की जगह 3 रखेंगे तो 7 3 जा 21, तो यहाँ कितना है माइनस का 21 हो जाएगा, प्लस का 46 है, तो 6 में से 1 गया 5 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, तो कितना बचा 25 बचा, 5 का जब 25 से करो 5 आ जाएगा, तो y की जगह कितना आ गया 5 आ गया, ओके। अगर अब 7 आपने x की 3 ले लिया, अब x की 4 या 5, 7 पंजे 35 लेते हुए 7 7 42, 7 चौक 28 ले लेते हैं, 7 चौक 28 ले लिया,
तो माइनस का 28 हो जाएगा और प्लस का 46 हो जाएगा, बटे में कितना 5 बचेगा, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 में से 2 गया 1 माइनस यहाँ बचेगा प्लस का 18, और 5 से भाग करेंगे 5 दिया 15 5 6 30 3.6 आ गया। ओके, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ, इतने थोड़ा सा वेट करें आप। तो बेटा देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस के ये सारे पॉइंट्स लिख लिए, पिछले वाले इक्वेशन के उसके ऊपर इक्वेशन भी लिख दी, ये भी ड्रॉ कर दिए। अब इस वाले केस में मैंने इसको ड्रॉ करा, उसने पहले वाले केस में बोला 3 5, तो 3 5, और दूसरे वाले केस में 3 5, तो दोनों का सेम पॉइंट रहेगा, पहला वाला था। दूसरा पॉइंट में उसने बोला 4.4 और 4, तो एक्स का 4.4, एक्स का 4 पॉइंट पे गए और वहाँ से किस पे 4 पे हमने क्या लगाया, कट लगा ले। देखो ये 4.4 4 पे लगाया, और ये वाला जो है ये जो पॉइंट लगा है यहाँ पे कितने पे लगा है हमारा ये, तो आप देखो पहले वाली लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी, ये वाली क्या है पहले वाली लाइन ड्रॉ हो गई हमारी, जो ये वाली लाइन ड्रॉ है। ओके, अब ये जो दूसरी लाइन ड्रॉ की है ये वाली, ये कैसे ड्रॉ की है बेटा, आप देख सकते हो इसने 3 5 बोला और वाई का 4, एक्स का 4, वाई का 3.6। ओ सॉरी, यहाँ नहीं बेटा, यहाँ आएगा पॉइंट, ये तो मैं थोड़ी गलती कर दी। ओके, इस जगह आएगा बेटा, तो मतलब ये लाइन नहीं बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी। ओ सॉरी बेटा, ये वाली रब कर लेना, इसलिए कहते हैं पेंसिल से बनाएंगे तो ईजी हो जाएगा, थोड़ा समझा, दोबारा लाइन खींच देता हूँ। तो बेटा देखो ये वाली डायग्राम इसके अंदर बनेगा, मतलब ये वाली जो बीच वाली लाइन है, ये वाली मैंने कट कर दी, ना ये वाली लाइन है ना ये वाली, तो ये वाली जो लाइन ये पूरी मैंने ड्रॉ की, एक्स का 4 और वाई का 3.6, 5 के बाद 6 पॉइंट, अगर आप ग्राफ पे देखो सही से बन जाएगा, और इसकी 7x + 5y - 46 = 0, ये वाली लाइन ड्रॉ होगी। अच्छा, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले मैं एक टेबल आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 तीनों केसेस में वही टेबल ज़्यादा यूज़ होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा और समझ भी आ जाएगा आपको। जब कोई भी क्वेश्चन के अंदर ये वाला केस बनेगा a1/a2 = b1/b2, तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। a1/a2 = b1/b2 = c1/d, c2 से कॉन्सिडेंट लाइन भी कहेंगे, और इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। अच्छा, थर्ड वाला केस है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस वाले केस में जो पैरेलल लाइंस होंगी और नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी आता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा, और ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। ओके बेटा, तो ये वाला केस इनकंसिस्टेंट का होगा, ये कंसिस्टेंट का, ये कंसिस्टेंट का, तो हम यही वाली टेबल यूज़ करने वाले। मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये टेबल यहाँ दिखा दी है। इस टेबल का आप यूज़ करेंगे और आगे फिर इसको सोल्व करेंगे, मैं समझाता हूँ कैसे सोल्व होगा, और इसी टेबल का हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा a1/a2, b1 on comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो मतलब बताना कि पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तीनों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डाल के, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा इसमें। अच्छा, इसके अंदर इक्वेशन में मैं चलो लिख देता हूँ, इक्वेशन को यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे सर जी कैसे ले लिया। 5x प्लस में 4y, सॉरी प्लस नहीं माइनस है बेटा, माइनस है, देखो आप देख सकते हैं 5x माइनस का 4y प्लस का 8 हो गया, प्लस का 8 = 0। अच्छा, दूसरा 7x और प्लस का 6y माइनस का 9 = 0। अब यहाँ पे जो ये 1 वाली इक्वेशन, तो a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2, तो a1/a2 निकालते हैं हम पहले। a1/a2 कितना है 5/7। अच्छा, अब कॉमा लगा के b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 तो -4/6 -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब माइनस का 2/3। तो क्या ये वाला b1/b2 -2/3 क्या बराबर होगा a1/a2 5/7 के? तो हमने लिखा नहीं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। क्यों? तो इस केस में हम क्या कहेंगे, उसके लिए आपको वापस मैं टेबल पर लेके चलता हूँ तो आप बता देंगे। देखो क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये वाला केस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। इसको अब जो वर्ड्स यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ, हिंदी में भी बता दूँ आपको। इंटरसेक्टिंग लाइन, हिंदी में बोले प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप उसके अंदर देख सकते हैं। और यहाँ भी मैंने बता दी प्रतिच्छेदी रेखा, यहाँ पे लिख लेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेते हैं। इसमें कहा है इसने 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इक्वल टू 0। तो a1 अपॉन a2 कितना है, 9/18 हो गया, और b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/6 हो जाएगा। ओके, और c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, 12/24 हो जाएगा। ओके, तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। हमने देखा a1 अपॉन a2 बराबर, देखो सब में 1/2, 1/2, 1/2, b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो क्या होगा इसके अंदर, हम देख सकते हैं, आप फिर में टेबल पर लेके आता हूँ, मालूम है कॉन्सिडेंट लाइन, मतलब संपाती रेखाएं इसको बोलेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे कॉन्सिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं, क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, संपाती रेखाएं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या है, 6/2, मतलब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 अपॉन 1 आ गया। अच्छा, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा हमारे पास, -3 अपॉन माइनस का 1, तो 1 से 1 खत्म, 3 अपॉन 1 इसका भी आ गया। अच्छा, c1 अपॉन c2 और देख लेते हैं, c1 अपॉन c2 कितना है हमारे पास में, 10 अपॉन 9। तो हमने यहाँ देखा a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये किसके बराबर नहीं, c1 अपॉन c2 के। क्यों, देखो ये दोनों, ये वाली दोनों तो सेम है, लेकिन ये वाली सेम नहीं है। तो ये वाला केस लास्ट वाला आता है, जिसमें बोला गया है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। क्या बोले, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। आप देख सकते हो थर्ड वाला केस है, आप इसे हिंदी में लिख लोगे यहाँ पे, पैरेलल लाइंस। ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में लिखेंगे समांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। a1 अपॉन a2 इसमें लिख लेते हैं हम, यहाँ पे कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। अच्छा, b1 अपॉन b2 हमारे पास कितना होगा, b1 अपॉन b2 कितना होगा, -2 अपॉन माइनस का, सॉरी 2 अपॉन माइनस का 3, 2 अपॉन माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पे 3/2 और 2/3 दो अलग अलग वर्ड आ गए, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इज इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। ये दोनों जब इक्वल नहीं होंगे, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो इनकंसिस्टेंट एक ही केस है, जब थर्ड वाला इक्वल ना हो, जब तीनों इक्वल हो तो भी, या पहले वाले इक्वल ना हो तो भी, दोनों में कंसिस्टेंट होगा, और इस वाले में इनकंसिस्टेंट होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसिस्टेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत। लिख देता हूँ, चलो ये वाला आपके लिए वर्ड थोड़ा अलग है, संगत। ऐसे लिख देंगे संगत, ये आ जाएगा। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हो गया हमारे पास, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स हैं। सेकंड वाले में क्या बोला, जरा देखते हैं। सेकंड पार्ट में 2x, थोड़ा साइड को करो इसे, माइनस का 3y बराबर 8, 4x माइनस का 6y इक्वल टू 9। ओके, तो अब इसकी वैल्यू लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b कितना है, 2/4। अच्छा, b1 अपॉन b2 कितना है हमारे पास में, माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6। ओके, c1 अपॉन c2 कितना है हमारे पास में, c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है, 8/9। तो आप देख सकते हैं 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 2 3 2 6, तो 1/2 मतलब a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ओके बेटा, ये वाला थर्ड वाला केस बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इनकंसिस्टेंट, असंगत, इनकंसिस्टेंट, असंगत। ओके बेटा, असंगत, ये वाला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कि थर्ड वाला केस ही ऐसा बन रहा है जिसमें ये असंगत लिखा जाता है, देख सकते हैं आप, जिसमें तीसरा बराबर नहीं हो। ओके, क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कहा उसने,
थर्ड पार्ट में वैल्यूज़ दिए 2/3x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ओके बेटा, अब a1/a2 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा a1 जो यहाँ पे दे रखा है a1/a2 के हिसाब से देखो a1 कितना 3/2, ये हमने लिख लिया। a1 तो हमने लिख लिया, a2 कितना है हमारे पास 9, तो जो यहाँ नीचे वाली डिजिट है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 जा 9, 1/3 जा 6 हो जाएगा। अच्छा b1/b2 फिर कैसे निकालेंगे सर? तो b1/b2 वही 5/3 लिखेंगे आप ऐसे कैसे ही। जो b2 कैसे कितना है माइनस का 10, तो नीचे माइनस का 10 लगा देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो माइनस का देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, और 1/3 जा 6, 1/6, 1/6 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का है, तो a1/a2 इज इक्वल नॉट b1/b2, हम कहेंगे ये क्या है, संगत है। क्या है? संगत है, कंसिस्टेंट है। क्या है? ये कंसिस्टेंट है बेटे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे के फोर्थ पार्ट बोला है उसने। फोर्थ में लिख लेता हूँ फोर्थ पार्ट के पॉइंट्स। फोर्थ पार्ट में कहा 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11 और माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 22। ओके बेटा, a1/a2 निकाल लेते हैं। कितना निकलेगा? 5 माइनस का 10, तो माइनस का साइन बीच में लगा लेते हैं। b1/b2 कितना निकलेगा हमारे पास? माइनस का 3/6। ओके, और c1/c2 कितना निकलेगा हमारे पास में? माइनस का 11/22, बीच में ले लिया हमने साइन। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तीनों ही केस में माइनस का, तो हम कहेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट, संगत। क्या बोलेंगे? संगत, कंसिस्टेंट। तो बेटा ये बात भी समझ में आ गई होगी कि थर्ड वाले में बताया था मैंने आपको, जब तीनों बराबर हो या पहला बराबर नहीं हो, a1/a2 ये दोनों बराबर नहीं हो तब, या ये तीनों बराबर हो तब संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है। और जब तीसरा ये वाला पॉइंट बराबर ना हो तो असंगत होता है। ओके, फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा 9x माइनस का 9x नहीं, जितना लिखा जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12। ओके बेटा, तो a1/a2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 4/3, जो नीचे लिखा हुआ है मैंने बोला था वो वाली डिजिट को वहाँ लिख लेंगे। 2 2 2 जा 4, तो 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और b1/b2 हमारे पास कितना है? 2, और यहाँ पे नीचे कितना है? 3, तो यहाँ 2/3 भी आ गया। c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 कितना है हमारे पास में? 8/12, 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो देखो यहाँ पे 2/3, 2/3, 2/3 तीनों केस में बराबर है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों केस बराबर है, तो यहाँ भी संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट। उम्मीद करता हूँ ये से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब उसने कहा संगत या असंगत कौन सा होगा इसमें से? अगर संगत है तो उसे हमें क्या करना है? ग्राफिकली उसको सोल्व करना है, ग्राफिकली इसका सोल्यूशन देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 में से हमें बताना है कौन सा संगत और कौन सा असंगत है। और पहला फर्स्ट पॉइंट x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2 इक्वल टू 10, ये दोनों इक्वेशन लेने वाले हम यहाँ। फर्स्ट x प्लस 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, बेटा पेन दूसरा दो पता है। तो बेटा ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, तो हम पहले a1/a2 देख लेते हैं। यहाँ पे a1/a2 कितना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 2, 1/2 हो जाएगा। b1/b2 देखते हैं, यहाँ पे कितना होगा? b1 हमारे पास 1 और यहाँ पे 2, 1/2 हो जाएगा। ओके, c1/c2 देखते हैं कितना होगा? 5/10, 5/10, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों 1/2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये संगत होगा, क्योंकि a1/a2 किसके बराबर हो जाएगा? b1/b2 के बराबर हो जाएगा, c1/c2 के बराबर हो जाएगा। जब तीनों केस बराबर होते हैं तब भी संगत होता है, कंसिस्टेंट, इसे संगत बोलते हैं। और अगर
ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इस केस में वो कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। ठीक है ना बेटा, यहाँ रफली लिखा था, मैं इसने कट कर दिया। ओके, तो कंसिस्टेंट का केस आपको समझ में आ गया होगा। अब जब ये कंसिस्टेंट है, संगत है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे ग्राफिकली। x + y = 5, x + y = 5 लिखेंगे, और यहाँ पे एक ग्राफ के लिए एक्स वाई बनाएंगे। x की वैल्यू इक्वल टू 5 - y, y की जगह मैं मान लेता हूँ 0, x इक्वल टू 0 नहीं 2 मान लेता हूँ। लेट यहाँ पे 5 - 2 लेट y इक्वल टू 2, y की जगह 2 ले लिया, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की जगह पे कितना हो जाएगा, 3। मैं सोल्व नहीं करने वाला हूँ, एक तो कर दे, बाकी और नहीं करने वाले यहाँ पे। अगर मैं 3 मानता हूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 3, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। x की जगह मैंने क्या मान लिया इस बार, 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन है हमारे पास 2x + 2y = 10। 2x 2y = 10 है। इसे भी 2 से डिवाइड करो, इसे भी 2 से डिवाइड करो, इसे भी 2 से करो, तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, x बराबर 5, और ये प्लस का माइनस का y हो जाएगा। सेम एज वही ऊपर वाली सेम इक्वेशन बनेगी। x y अगर मैं मान लो यहाँ 2 मानूंगा तो 5 में से कितना 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। अगर मैं y की जगह 3 मानूंगा तो 5 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा, 2। सेम एज देखो ऊपर वाले की सेम एज आ गई, तो इसकी रेखाएं जो होंगी संपाती होंगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, इसे कोइंसिडेंट लाइन भी कहा जाता है। मैं एक बार ग्राफ को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आपका, देखो 1 और 2 जरा ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, 1 2 3, 1 2 -1 -2 0 -1 -2 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, तो ये वाला पॉइंट। दूसरा x का 2 y का 3, x का 2 y का 3। तो दोनों लाइन इसी पे आ जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, हम इसको यहीं लिख देंगे। और यहाँ पे वही सेम एज पूरा काम करने वाले हो आप यहाँ पे ग्राफ पे, कि दोनों की यहाँ बनाने वाले हो यहाँ भी और यहाँ भी। 2x + 2y = 10 और x + y = 5। यहाँ पे x y 2 3 2 फिर 3 2, ऐसे यहाँ पे 2 3 3 2 x y। ओके, और यहाँ पे इक्वेशन आपने लिखी थी सेम एज वही रहेंगी उनका। बड़े सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम देखने वाले हैं, इसमें हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पे a1/a2 निकाल लेते हैं पहले हम, a1/a2। तो a1 हमारे पास कितना यहाँ 1 होगा, और a2 हमारे पास में 3 होगा। अब b1/b2 निकालेंगे, इसमें हम b1 हमारे पास -1 है और b2 हमारे पास -3 है, तो 1 से 1 खत्म, 1/3। c1/c2 आप देख सकते हैं कितना होगा, 8/16, 8 के बाद 8 दूनी 16, यहाँ पे 1/2। तो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं तीनों केस में a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं c1/c2 के, तो इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये केस होगा जिसमें वो असंगत होगा। सेकंड थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट की मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो आपको थर्ड पार्ट की इक्वेशन देख सकते हो, a1/a2 निकाल लेते हैं। इसका a1/a2 होगा हमारा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। b1/b2 होगा हमारे पास में 1, और b1/b2 में 1/-2, तो -2 में आप देखते हो यहाँ पे प्लस का था और यहाँ पे माइनस का, तो ये वाले केस में बराबर है। यहाँ पे क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का था और यहाँ माइनस का है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली सोल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इस केस में ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो y को यहीं रखेंगे, और ये 6 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ फटाफट मैं टेबल बना लेता हूँ x y, तो मैं यहाँ x की जगह पे 2 मान लेता हूँ, y की जगह क्या 2 दूनी 4, 6 में 4 गया, 2 बचेगा। तो बेटा यहाँ पे आपने देख ही लिया था यहाँ पे कैसे करना है हमने, जब यहाँ पे वैल्यू x की 2 रखी, 2 दूनी 4, 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब यहाँ पे हम x की जगह हम 3 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं, 3, x की जगह पे 3 रखा, तो 3 दूनी 6, 6 में 6 गया, तो y की जगह कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। तो हमें इसकी वैल्यूज तो हमें मिल गई, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 = 0। अच्छा, 4 2 से इसे भी डिवाइड करेंगे, 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 तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, और ये जो है यहाँ पे जो y बचेगा माइनस के इधर के प्लस का y हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे एक इक्वेशन तैयार हो जाए, मतलब इससे ग्राफ के लिए
पॉइंट्स मिल जाए हमें एक्स वाई, तो हम यहाँ पे एक्स जे पे रख लेते हैं पहले ज़ीरो। एक्स जे पे कितना रखा, ज़ीरो रखेंगे, तो एक्स जे पे ज़ीरो रखा तो वाई की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 2। वाई की जगह कितना आएगा, माइनस का 2। अब एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स पे 1 रखेंगे, तो वाई की जगह क्या आएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, गुणा में 2, तो 2 एकम 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों पॉइंट्स यहाँ मिल गए हमें। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं रफली। मैं वो ले लेता हूँ, इतने ड्रॉ कर दिखाता हूँ आप। तो बेटा ये देख सकते हैं मैंने ग्राफ में ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले मैंने देखो ये वाली इक्वेशन थी, उसके रिगार्डिंग ये टेबल बनी, ये वाली इक्वेशन थी। सेकंड उसकी ये सेकंड इक्वेशन थी, इसके रिगार्डिंग ये वाली टेबल बनी। ओके, और फिर ये वाला जो लाइन है ये इस वाली टेबल के रिगार्डिंग, इस इक्वेशन के रिगार्डिंग बनी है। देख सकते हो यहाँ 0 - 2 है और 1 0 है। अच्छा, ये वाली इसके हिसाब से 2 - 2 दोनों पे था और 3 0, एक्स के 3 था, वाई की कोई वैल्यू नहीं थी, तो ये वाली इक्वेशन बनी, इसमें हमने वैल्यू लिख दो। इस तरह से हम ये ग्राफ को मैं थोड़ा जूम बड़ा कर देता हूँ, आप देखते हैं इस तरीके से हम ग्राफ को शो कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट पार्ट। तो बेटे यहाँ पे देखो ये फोर्थ पार्ट इसका, और इसमें a1/a2 निकालेंगे हम पहले। a1/a2 मतलब 2/4 आ गया। b1/b2 हमारे पास कितना है, माइनस का 2/-4। अच्छा, c1/c2 कितना है, माइनस का 2/5 है। तो आप देख सकते हो 2 माइनस से माइनस 2/4, लेकिन 2/5 है, तो a1/a2 जो है बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। c1/c2 के, तो इससे हमें मालूम होता है कि ये जो केस है ये इनकंसिस्टेंट का है। इनकंसिस्टेंट, असंगत होंगी ये भुजाएं, ये लाइंस क्या होंगी, ये होगा असंगत केस बनेगा इसका। और असंगत का है रूल यही कि जब असंगत होगा तो हम इसको ग्राफिकली सोल्व नहीं करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें ले आया आपको। देखो देख सकते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। लेट लेंथ और ब्रेथ की बात है। लेंथ को हमने x मान लिया, विड्थ WIDTH विड्थ, ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसको हमने y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार उसने कहा यहाँ पे x + y जो है लेंथ है, लेंथ कितनी है x, वो कितनी ज़्यादा है ब्रेथ से, 4 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 4। यहाँ लिखा है लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ, कितनी ज़्यादा है, विड्थ से 4 ज़्यादा है, मतलब लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, लंबाई इक्वल टू चौड़ाई + 4। ओके, फिर इसने कहा जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, मतलब पेरीमीटर होता है परिमाप, पेरीमीटर। ओके बेटा, पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। फॉर्मूला होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई मतलब x और चौड़ाई हमारे पास y। ओके, और हाफ पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ हाफ पेरीमीटर। अर्ध परिमाप का मतलब 1/2 कर दो इस पूरे का, तो 2 गुणा x + y। ओके बेटा, तो 2 से इसे काटेंगे तो x + y आ जाएगा। x + y कितना है, उसने बताया 36 है। कितना है, 36 मीटर। 36 मीटर, तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और ये इक्वेशन 2 है। तो हम लिखें इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो x की जगह पे y + 4 लिखेंगे, यहाँ पे x है, x की जगह पे y + 4 लिखेंगे, और y ऑलरेडी है यहाँ पर, 36 भी है। y और y 2y हो जाएगा, 36 को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस का 4 इधर माइनस का 4 हो जाएगा, 32 हो गया। y को एज इट इज़ रखेंगे, 2 में जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, y इक्वल टू 16 मीटर। ओके बेटा, y की वैल्यू 16 मीटर होगी। जब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे y पुट यहाँ लिखेंगे पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तो x इक्वल टू क्या होगा, 16 प्लस में 4, मतलब x की वैल्यू के 20 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ, LENGTH, लेंथ लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी, और विड्थ चौड़ाई, चौड़ाई लिखेंगे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 16 मीटर। कितनी मीटर हो जाएगी, 16 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा बेटा गिवन द, मेरे पास में ले आता थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y। बेटा यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स
each such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines, coincident lines। तो बेटा एक बार हिंदी में पढ़ लेना जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, और मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है यहाँ पे, और मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ जो यहाँ दे रखी है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, तो बेटा इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है, और इस इक्वेशन को देने के साथ साथ उसने कहा एक वर्ड इंटरसेक्ट, मतलब लाइन कैसी प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। तो हम जानते हैं जब लाइन प्रतिच्छेदी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। मतलब हमें इस इक्वेशन के साथ में, पहले तो ये लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0 हमें दे रखे। इसके साथ में एक इक्वेशन और लिखनी है ऐसी जो ये केस बने। तो ये केस के लिए मैं लिख रहा हूँ 3x, ठीक है बेटा, और प्लस में 2y और माइनस का 7 = 0। तो अब आप देख सकते हैं a1/a2 कितना 2/3 है, 2/3 होगा, मैं लिखता हूँ। और फिर यहाँ b1/b2 3/2 होगा, 3/2। क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, कैसा केस बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस बन जाएगा। उम्मीद अब समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट, तो बेटा दूसरा केस है पैरेलल लाइंस। बोला पैरेलल लाइंस का मतलब है जब पैरेलल लाइंस तब होंगी, कब होंगी आप भी जानते हो। केस बताओ फटाफट a1/a2 वाला। तो बेटा पैरेलल लाइंस का मतलब समांतर रेखाएं होता है। क्या होता है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 होगा, तब ये केस आएगा। तो इसका मतलब यहाँ एक बात समझ में आ गई कि जब ये केस आता है तो आपको यहाँ पे पहले इक्वेशन में लिख लेता हूँ जो दी हुई है, गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। अच्छा, तो अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ऐसी देनी है एग्जाम्पल में कि जिससे ये क्या है, इस केस को बन जाए। ये केस कब बनेगा? जब 2x + 3y और यहाँ पे माइनस का मैं 12 ले लेता हूँ = 0। आप देख सकते हो कि a1/a2 कितना 2/2 हो जाएगा, b1/b2 3/3 हो जाएगा, और c1/c2 कितना हो जाएगा? आप देख सकते हो 8/12। तो क्या ये तो इक्वल है, लेकिन 4 × 8 4 3 8 3/4 2 8। तो 3/4 2 8 4 3 12। तो क्या 2/3 इक्वल होंगे? नहीं। 3/3 = 2/2 इक्वल, क्यों? इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, 2/3 का मतलब 1 नहीं होता। इसका मतलब ये वाला केस प्रूव हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है? a1 इसका है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस का फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो बेटा ये तीसरा केस हो गया। जब ये केस आ जाएगा, ये तीनों लाइन से, जब ये तीनों पॉइंट से इक्वल होंगे, तभी तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ जो गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ 4x + 6y - 16 = 0। आप देख सकते हैं 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, और 8/16 तो ये भी माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो तीनों का 1/2 मतलब तीनों केस इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन से। मतलब ऐसा पेयर बताना था। इसी के साथ में एक इक्वेशन और ऐसी लिखनी थी जिससे ये केस प्रूव हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया। कोइंसिडेंट लाइन को बोलते हैं बेटा संपाती रेखाएं। कौन सी लाइन बोलते हैं इनको? संपाती रेखाएं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 4 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। जो ट्राइंगुलर रीजन है उसको शेड भी करना है। तो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग देखना है, जो लाइन एक्सिस के फॉर्म होंगी उसके अकॉर्डिंग। तो इनको मैं इक्वेशंस को लिख देता हूँ और इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे इसमें जो भी रहेगा। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली, आप देख सकते हैं। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ, फर्स्ट वाली को, x - y + 1 = 0। तो x को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, इधर को y को उधर ले आऊँ, माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ x y। तो मैं अगर x y की जगह 0 रखता हूँ, तो 0 रखने y की जगह 0 रखने पे x की जगह माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। ओके बेटा, x की जगह पे। अच्छा, अगर मैं x की जगह पे y की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ, y की जगह मैंने कितना रखा 1, तो x की जगह पे कितना जाएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट समझ में आ गया। यहाँ पे देखो कैसे, अगर मैंने x यहाँ पे रखा पहले 0, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ बचेगा -1 बचेगा। अगर मैंने दोबारा में 1 रखा तो यहाँ माइनस का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये दोनों केस मैंने यहाँ लिख दिए। यहाँ y, यहाँ पे y, ये y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू। ओके। अच्छा, सेकंड वाला केस लेते हैं। सेकंड वाला पॉइंट 3x + 2y - 12 = 0।
तो मैं 2y को एज इट इज़ यहाँ लिख लेता हूँ, बाकी सब उधर। तो 12 माइनस का 3x अपॉन में ये वाला y इधर यहीं रखेंगे और ये 2 इसके नीचे है, माइनस 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, 3 नहीं 2 ले लेता हूँ। लेट x इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू में 2 रखता हूँ तो क्या आएगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटा। यहाँ पे x y थोड़ी सी बड़ी सी वैल्यू है तो आपको सोल्व कर देता हूँ इसके लिए। 12 को एज इट इज लिखेंगे, 3 इंटू में 2 कितना हो जाएगा अपॉन में, तो 12 माइनस 6 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 12 में 6 गया 6 बचेगा अपॉन 2, तो 2 3 जा 6। तो मतलब x की वैल्यू अगर आपने 2 ली है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब की बार मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ। लेट x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू में 4, 3 इंटू 4 अपॉन में 2। जब 3 की 4 से करेंगे तो 12 माइनस 12 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 मतलब 0, x का 4 y की 0, x का 4 y की 0। अब मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो बच्चों देख सकते हैं आप ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दिए हैं, x और y की वैल्यू लिखे, और ये इक्वेशन है उसके, ये टेबल है, इक्वेशन ये उसकी टेबल ही है। हमने उसके अनुसार ग्राफ ड्रॉ करा, ये वाली लाइन पे मैंने इक्वेशन लिख दी है, इस वाली इक्वेशन की ग्राफ लाइन है, और ये इस इक्वेशन का लाइन है। अच्छा, ये दोनों लाइन जहाँ कट कर रही हैं एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग, वो ग्राफ हमें बताना था, वो ट्राइंगल में बताना, तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो ट्राइंगल बन रहा है ये -1 0 है, 4 0 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज के निर्देशांक। यहाँ वर्ड क्या लिखेंगे हिंदी में, त्रिभुज के निर्देशांक, और आप पॉइंट लिखेंगे फिर यहाँ पे -1 0 पहला, दूसरा वाला है 2 3 लिख दिया, और एंड तीसरा है कितना 4 0। ये 3 केसेस हैं जो तीनों के तीनों आपको यहाँ लिख देने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कई बार ऐसा होता है तो यहाँ पे बेटा कई बार क्या क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या होता है, ऊंचाई कितनी, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 यूनिट है, और यहाँ पे लेंथ कितनी है, जो बेस है 1 2 3 4 5 है। तो 1/2 बेस हमारे पास 5 और हाइट हमारे पास 2, तो 2 से 2 खत्म, 5 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया भी निकलवा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया हो, अच्छे से आप कर लेंगे इसे। अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।